प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, मैंने कल आपको IUCN द्वारा IUCN का पूरा नाम बताया था मैंने, इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संगठन के द्वारा जो लगभग जातियां विलुप्त होती जा रही हैं उन्हें एक पुस्तक में संकलित किया गया था और उस पुस्तक का नाम था रेड डेटा बुक। क्या नाम था उस पुस्तक का? रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया है वो नीचे लिखी हुई 5 जातियां हैं जिनके बारे में मैं आपको कल बता रहा था। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था विलुप्त जातियां। पहले नंबर पर मैंने ये बताया था विलुप्त जातियां किसे कहते हैं कि वे जातियां जो संसार से क्या हो गई हैं, विलुप्त। कि वे जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई है और वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है। विलुप्त यानी प्राय अदृश्य हो चुकी हैं, संसार में जीवित नहीं है, क्या कहलाती हैं? विलुप्त जातियां कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको डायनासोर और राइनिया लिखवाया था। इसके बाद में मैंने नंबर 2 पर आपको लिखाया था संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां में ये वे जातियां हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में क्या हो जाएंगी? वे समाप्त हो जाएंगी। जैसे गैंडा है, गोडावण है, बब्बर शेर है, भगेरा आदि। इस तरह की जातियों को संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। इसके बाद में नंबर 3 सभेदय जातियां। यहां से आज का हमारा पॉइंट है, सभेदय जातियां। देखिए, सभेदय जातियां क्या है? ये वे जातियां हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। कैसी जातियां? कि ये वे जातियां हैं जो शीघ्र ही कौन सी श्रेणी में आ जाएंगी? अगर संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। अर्थात सभेदय जातियां वो जातियां होती हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। ये वे जातियां हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। अगर इनका क्या नहीं किया गया, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में ये भी क्या हो जाएंगी? समाप्त होने की स्थिति में आ जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे घरेलू चिड़िया, अगर इनका सही समय पर संरक्षण नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगी? संकटग्रस्त होने की स्थिति में आ जाएंगी। और नंबर 4 है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां से तात्पर्य क्या है? कि ऐसी जातियां, दुर्लभ जातियों का मतलब होता है ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है। ये वे
विश्व में संख्या बहुत कम है। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी विश्व में संख्या कैसी है, बहुत कम है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है। आने वाले समय में क्या हो जाएंगी, वो संकटग्रस्त हो सकती हैं। ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी जातियां सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। हर जगह उपलब्ध नहीं रहती ये जातियां। ये क्या है कि सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जैसे हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला हिमालय भालू, विशालकाय पांडा, जैसे हिमालय भालू, विशाल पांडा आदि, ये क्या होते हैं कि सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती है। सीमित मानी निश्चित अवधि के एरिया के अंदर है, निश्चित इलाके में ही पाई जाती है। इस प्रकार की जातियों को हम दुर्लभ जातियों के नाम से जानते हैं। 4 तक हो गई आपकी बात। एक बार इन दोनों पॉइंटों को और समझ लीजिए कि मैं आपको IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक में जिन 5 जातियों को सम्मिलित किया गया है, उनमें से पहली मैंने आपको बताई थी विलुप्त जातियां, जो संसार से अदृश्य या विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में जीवित नहीं है। संकटग्रस्त जातियां, जिनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में संसार से विलुप्त हो जाएंगी। संवेद्य जातियां, अगर ये ऐसी जातियां थी जिनको संकटग्रस्त होने की स्थिति में लगातार आने की तरफ थी, अगर इनका संरक्षण नहीं हुआ। और दुर्लभ जातियां, जिनकी संख्या संसार में बहुत कम होती है, निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस तरह की दुर्लभ जातियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल मैंने दिया हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला भालू, जिसके बाल बिल्कुल बर्फ के समान श्वेत होते हैं ताकि बर्फ में उनकी सुरक्षा हो जाए और किसी शत्रु को दिखाई भी नहीं देते। विशालकाय जो पांडा होता है वहां पाया जाता है। ये क्षेत्रीय सीमित क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं। और इसी के साथ ही अपर्याप्त ज्ञात जातियां 5वीं जो रेड डेटा बुक में रखी गई है, उसका नाम है पांचवें नंबर पर अपन लिख सकते हैं अपर्याप्त ज्ञात जातियां। पर्याप्त ज्ञात जातियां। अपर्याप्त ज्ञात जातियों में कौन सी जातियां? देखिए, ये वे प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर हैं, किंतु इनके वितरण के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। कि ये वे जातियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद तो हैं, ये वे जातियां हैं जो पृथ्वी पर मौजूद तो हैं, परंतु इनके वितरण के बारे में
वितरण के बारे में, वितरण के बारे में ऐसे तात्पर्य है कि कहां कहां पाई जा रही है, इस बात का हमें क्या नहीं है, अधिक पता नहीं है, अधिक जानकारी नहीं है। ये वे जातियां हैं जो पृथ्वी पर हैं, किंतु इनके, ये वे जातियां हैं जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके वितरण के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। क्या कहलाती है? अपर्याप्त ज्ञात जातियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इन्हें अपर्याप्त ज्ञात जातियां कहते हैं। पांचों लाइनों में 5 बातें हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इस प्रकार की 5 जातियां हैं, इन जातियों के जीवन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों को स्थापित किया गया है, जिनमें से राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ओरण आदि प्रमुख हैं। यहाँ नीचे अपने एक छोटा सा नोट डाल लेंगे, स्टार लगा करके। इन जातियों के जीवन को संरक्षित करने के लिए इन जातियों के जीवन को संरक्षित करने के लिए या संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उनसे सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कौन कौन से प्रमुख हैं? इनमें राष्ट्रीय पार्क, इनमें राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ओरण आदि प्रमुख है, ओरण प्रमुख है। अब मैं आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम जीवमंडल निचाई या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, आदि की परिभाषाएं लिखवाऊंगा और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, कौन कौन से जैव निचय मंडल हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक के पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए।
पहले तो अपन सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा लिखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले अपन लिखना चाहेंगे राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा। देखो, वे प्राकृतिक क्षेत्र, वे प्राकृतिक क्षेत्र प्रकृति द्वारा बनाए हुए, वे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के साथ साथ, जहां पर पर्यावरण के साथ साथ, जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक जो क्या होते हैं अवशेष, उनका संरक्षण किया जाता है। एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। क्या बन गया हमारा पॉइंट कि राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं वह प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। क्या कहलाता है वो? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ये परिभाषा आपके सामने आ गई होगी। अब मैं इसके बारे में आपको अन्य डिटेल गहराई से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी बातें सामने आती है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे कोई किसान अपने घर में मवेशी रखता है, पशु रखता है, तो ये नहीं है कि वो उन पशुओं को ले जाकर के और उस राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमित क्षेत्र वाली भूमि है उस भूमि में पशुओं का चारण करना शुरू कर दे। तो यहाँ पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है। यहाँ केवल वही पशु कर सकते हैं। कौन से पशु? जो सीमित क्षेत्र में प्राकृतिक परिवेश में निवास करते हैं। तो पहली बात इसके लिए कंडीशन क्या हो गई? या इसके नीचे लिखो कि राष्ट्रीय उद्यान में पालतू पशुओं के चारण पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। पालतू पशुओं के चराने पर पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है। प्राइवेट संस्था द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्य से प्रवेश करना
निषेध होता है। कोई भी प्राइवेट संस्था अपने निजी कार्य के लिए इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं वो कुछ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी होते हैं। राष्ट्रीय पार्क का या उद्यान का कुछ भाग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भी होता है। जैसे आपने देखा होगा सरिस्का, रणथंभौर आदि का, यहाँ क्या होता है, लोग घूमने वालों को मनोरंजन उपलब्ध हो जाता है और मनोरंजन के साथ साथ सरकार को क्या हो जाती है, आमदनी भी हो जाती है। इसका नियंत्रण, प्रबंधन एवं नीति निर्धारण केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे, यहाँ तक के पॉइंटों को एक बार फिर समझ लें। जब तक देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में पालतू पशुओं के चराने पर पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान में प्राइवेट संस्था निजी कार्य से प्रवेश नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय पार्क का कुछ काम पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भी होता है, अर्थात विकसित किया होता है। यहाँ चाहो तो यो भी लिख सकते हो, विकसित किया हुआ, लाइन और बड़ी हो जाएगी कि राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भी विकसित किया हुआ होता है। उस क्षेत्र को डेवलप कर देते हैं ताकि घूमने वाले लोग, पर्यटन करने वाले लोग वहां आ सके और इसके साथ साथ लोगों का मनोरंजन, प्रकृति से जुड़ाव और पार्क को क्या हो जाए, अतिरिक्त आय हो जाती है। अब इसका पूरी तरह से जो होता है रख रखाव, प्रबंधन, नियंत्रण, ये सारा का सारा किसके पास होता है, ये सारा का सारा केंद्र सरकार के पास होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, नियमन और नीति निर्धारण, प्रबंधन तथा नीति निर्धारण, राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण सब कुछ किसके पास होता है, केंद्र सरकार के लिए होता है। आपको चार बातें राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। भारत में अभी तक 66 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में लगभग 66 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। पुस्तक के आधार पर बता रहा हूं, हो सकता है इनमें से कुछ कम भी हो गए हों या कुछ बढ़ गए हों। इस बारे में मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है।
अब मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बना करके दिखाता हूँ। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, आपके सामने कई प्रश्न बन करके तैयार हो गए हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण किसके पास होता है? तो गया 1 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन और नीति निर्धारण का समस्त कार्य केंद्र सरकार के पास होता है, या केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय उद्यान का क्या क्या कार्यभार होता है? नियंत्रण, प्रबंधन और नीतियों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, भारत में लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं? भारत में लगभग 66 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है ना? ये इस तरह से प्रत्येक लाइन में देखा जाए तो हमारे सामने क्या बन करके तैयार हो जाता है? प्रश्न बन करके तैयार हो जाता है। अब मैं आप भारत को कुछ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की आपको सूची बना करके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिख लो। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे पहले क्या करोगे? क्रम संख्या, नाम और राज्य लिख लो। यहां तो बनाइए आप क्रम संख्या, यहां बनाइए नाम और फिर यहां बना दीजिए राज्य। इस राज्य में ये पाया जाता है। इन छोटे क्वेश्चनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर के कई प्रश्न आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपसे कहा जाए कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंबर 1 कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हर लाइन में प्रश्न बनेगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कहाँ है? किस राज्य में पाया जा रहा है? असम में। नंबर 2, जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आप लिखते जाइए। कांजीरंगा हो गया, उसके बाद में गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ले लीजिए। कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको पता चल गया होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कहाँ है? ये आपकी जनरल नॉलेज की भी पूर्ति करता है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गया? गुजरात में। अब ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंबर 3 ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ये ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः कहाँ आते हैं? ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः परीक्षाओं, कॉम्पिटिशन जो परीक्षाएं होती है उनके अंदर ही आते हैं। अब आप हिमालय राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे भाई है कहीं हिमालय के आसपास में, लेकिन हिमालय के आसपास में क्या पड़ता है? अधिकांशतः हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश। आप नाम से संबंधित कर दीजिए। हिमाचल, हिमालय, हिम रहती है जहां पर आलय यानी बर्फ के रहने का स्थान, और हिमाचल हिम का आंचल। ठीक है, हिम ही जिसका वस्त्र बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा आ गया आपका? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आ गया। उसी प्रकार बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए कौन सा राज्य है? कर्नाटक। उसके बाद में आप लिख दीजिए
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपकी हर एक लाइन एक प्रश्न का निर्माण कर रही है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जहां गंगा नदी का डेल्टा बनता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बताओ गंगा नदी का डेल्टा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ है? ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। इसके बाद आगे लिखे 7वें नंबर में आप जान गए हमारे यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बताओ। रणथंबोर। कहाँ है? रणथंबोर सवाई माधोपुर के हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान देखा भी हो किसी ने? केवलादेव भी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा। सवाई माधोपुर में है। इसी के साथ केवलादेव का नाम भी लिख दो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी के नीचे लिख देता हूं जैसे आगे है 8वें नंबर पर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? केवला देवी राजस्थान में ही है। तो सवाई माधोपुर राजस्थान और ये भरतपुर में पड़ता है केवला देवी, है ना? तो ये भी राजस्थान में ही हुए। यहाँ भरतपुर राजस्थान। और 9वें नंबर पर लिख दीजिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट पार्क राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तरांचल। उत्तरांचल में है। इस प्रकार से आपके सामने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आ गए हैं। पूरी की पूरी सारणी को आप एक बार नोट कर जाइए। उत्तराखंड उत्तरांचल की बात है। उत्तराखंड लिख दीजिए चाहे हम लोग। ये उत्तरांचल या उत्तराखंड की बात है ना। उत्तराखंड में लिख दो चाहे उत्तरांचल में लिख दो। ये इस तरह से आपके 9 हो गए हैं। एक बार सारणी को पुनः दोहराएंगे। सबसे पहले एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर जहां पर शेर बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है जहां गंगा नदी का डेल्टा है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। और इसी के साथ ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? भारत के। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे हम कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यारण्य की परिभाषा, फिर अभ्यारण्य की विशेषता आदि सीखेंगे।
देखें अभ्यारण्य, देखिए जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है कि अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको कहते हैं, ये भी एक संरक्षित क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होता है? संरक्षित। इसमें वन्य जीवों के शिकार और आखेट पर पूरी तरह से क्या होता है? प्रतिबंध। इनमें निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति होती है कब? जब उनके जो क्रियाकलाप हैं वो एक तरह से रचनात्मक हो और इनसे वन्य जीवों के ऊपर कोई भी क्या नहीं पड़ता हो, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। वन्य जीवों के ऊपर अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो निजी संस्थाओं को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। भारत में जैसे कुछ अभ्यारण्य अनुमान के आपको मैं बता देता हूँ, जैसे नागार्जुन सागर है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसी प्रकार हजारीबाग प्राणी विहार ये बिहार में है, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, उसी के बाद में चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ प्राणी ये उत्तरांचल में उत्तराखंड में ही है। सरिस्का अभ्यारण्य है जैसे राजस्थान के अलवर में है, और दर्रा राजस्थान के कुछ प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में बता दूं, जैसे सरिस्का अलवर में है, दर्रा कोटा में है, माउंट आबू सिरोही में है, ताल छापर चूरू में है, जवाहर सागर कोटा में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, कैला देवी भरतपुर करौली में और नाहरगढ़ जयपुर में। ये इस तरह के राजस्थान के प्रमुख क्या है? अभ्यारण्य है। तो मैं सबसे पहले आपको अभ्यारण्य के बारे में परिभाषा लिखवाता हूँ। ये वे संरक्षित क्षेत्र हैं, ये वे मात्र परिभाषा लिखनी है, ये वे संरक्षित क्षेत्र है जहां इस चीज पर प्रतिबंध होता है, जहां पर वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर, जहां वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। संरक्षित तो है परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार के जीवों को मारना एक तरह से प्रतिबंधित होता है। निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जाता है। क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। अभ्यारण्य में निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जाता है जब उनके क्रियाकलापों से वन्य जीवों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उनके ऊपर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है। प्रवेश की अनुमति उसी स्थिति में दी जाती है कि उस निजी संस्था के द्वारा जो किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं
उनसे वन्य जीवों पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ही उन्हें प्रवेश की अनुमति होती है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ ही भारत के अभ्यारण्यों के नाम लिखवाता हूं। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य नंबर 1, सबसे पहले आप लिख लेंगे नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश में हुए। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग प्राणी विहार, ये बिहार में है। आगे लिख लो लाल सरोवर प्राणी विहार, नाल सरोवर प्राणी विहार का नाम डाल दीजिए गुजरात में। नंबर 4 पर डाल दीजिए मनाली अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश। मनाली अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश। चंद्रप्रभा प्राणी विहार, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में लिख दीजिए। और केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल। ये हमारे देश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्यों के नाम हैं। एक बार और देख लिया, अभ्यारण्य किसे कहते हैं कि ये वे संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवों की शिकार और आगे पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। अभ्यारण्य कहलाता है। अभ्यारण्य में निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति होती है जब उनके द्वारा जो भी कोई क्रियाकलाप किया जाता है उसका वन्य जीवों के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य हैं नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार में है, लाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में है, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में और केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल में है। मैं आज आपको यहाँ तक ही बता करके राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रमुख चीज कल लिखवाऊंगा। इसी के साथ